फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से। काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो सोचा थोड़ा सा रिवीजन करें। जैसा तैसा भी है, रिवीजन करें तो ठीक रहेगा, है ना। चीज़ें बेहतर होती जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। बिन मांगे क्या है ना वो, मांगे मिले ना बिक, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना बिक, ऐसा कुछ। सुदामा इसके बेहतरतम उदाहरण है। कृष्ण से कुछ नहीं मांगा लेकिन सब कुछ मिला। जब आप मांगते हैं तब आपका भाव कुछ और होता है, आप चाह रहे होते हो। जब आप चाहते हैं तब चीज़ें आपको मिलती नहीं है, क्योंकि उसमें एक उतना प्योर भाव नहीं होता। भाव प्योर तब होता है जब आप कुछ चाहते ही नहीं, बस देना चाहते। क्या है कि आप दें, ये नहीं चाहते कि रिटर्न में आपको कुछ मिले। और जब आप सिर्फ लुटाना चाहते हैं तब चीज़ें आपके, क्योंकि लुटाने के भाव में ही आपके पास होना है। बस सच बताऊँ, उसमें मटेरियल कुछ भी नहीं होता, बस आपके पास होता है ये भाव आपको आपके पास चीज़ों को ले आता है, या फिर जो है उनको देखने की दृष्टि दे देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ अनुभव करी जाती है, शब्दों में नहीं उतारी जा सकती। शब्दों में कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप अहंकारी हैं, आप ऐसा कह रहे हैं, मतलब आपके पास ज्ञान है लेकिन कहें कैसे बताएं। विवेकानंद की भी शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ रिवाइज करेंगे, फटाक से पढ़ेंगे हम। राजस्थान के इतिहास एक परिचय। तो ऑनलाइन ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम के किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं रह माना जाता था कि 1800 सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने विभाग के राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इसके बाद 29 में एनालिसिस इंटीग्रेटिव राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम लाया था। राजस्थान का स्वतंत्रता के बाद जब प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो तकरीबन 49 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, और कुछ क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में उनका उल्लेख में भी आया है, और मरुधन और जांगल मत्स्य है, सूचन आदि। मरुधन दोनों का एक ही, और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के हुआ है। और जोधपुर पहले मरु से मरुवार कहलाता था, और कालांतरण से मारवाड़ कहा जाने लगा। और जंगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहाँ शमी या पीलू आदि होते थे। और बीकानेर नागौर आसपास का क्षेत्र जंगल क्षेत्र कहला। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में मिला हुआ जयपुर, अलवर और भरतपुर तक जिसे था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के और मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र जोधपुर और करौली के अधिकांश भाग सूचना राज्य में सम्मिलित है। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र में थे। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठो कहलाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है। 56 गाँव का समूह नगेकांड प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की नदी का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान के प्राचीन स्थानीय भाग देन बेसोरगढ़ से लेकर बिजूले तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी के देवता के कारण गिना पड़ा है। इस समय का प्राचीन नाम मान था, और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वाकड़ कहलाता था। और कोटारपुर में सात प्रदेश हारवती के नाम से प्रसिद्ध था। और शिखर झुंझुनू और चुरू का क्षेत्र शेखौरी के नाम से जाना जाता था। इतिहास का कालयुग से मोटेश्वर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भाग काल में विभक्त किया गया। प्राक युग है, दिनादि युग है और ऐतिहासिक युग है। प्राक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके नाम के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं थे, और उनका अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। और आदि युग की संख्या इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध, किंतु या तो वे अस्थायी हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव न हो। और एजेंसी के उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपरिचित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। उन अर्थों में भारतीय इतिहास के काल को कुछ प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। प्राक युग यह युग सृष्टि के आरंभ से लगाकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आदि युग यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक था। और ऐतिहासिक युग यह युग 600 ईस्वी पूर्व के वर्तमान युग तक था और वर्तमान तक जारी था। प्रागैतिहासिक राजस्थान में प्राग युग में राजस्थान में मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में हुआ था, क्योंकि नदी घाटी में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। सघन वनों के कारण यह मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सिर्फ वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, यद्यपि राजस्थान का एक
आवाज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि पुरुष स्थिर भूमि समुद्र विद्यमान सरस्वती 10 नदी है, समुद्र आकाश इत्यादि स्थिति मानव जीवन विद्युत यही कारण था कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म प्राचीन भूभाग में होने का गौरव प्राप्त हुआ और मानव सभ्यता के उद्भव में इस काल को पाषाण काल कहते हैं और इन तीनों भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल में मानव को उद्भव कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उत्खनन में सुराग विभिन्न प्रकार के पाषाण विशेष रूप से क्वार्ट्ज पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 17 में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर रेंद्र प्रशस्त पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटाघात खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेटन कार में झालावाड़ से अनेक उपकरण खोज निकाले। उसके बाद पूरी योजनाबद्ध उत्खनन भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग में आज से अग्रवाल डॉक्टर विजय कुमार हरचंद्र मिश्रा विद्वान राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। उसके प्रयत्नों से राजस्थान के में रंगा चित्तौड़गढ़ द्वारा जयपुर झालावाड़ बालेश्वर पालितों का क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से चंबल बनासन की सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण राज्यों में जाने की उपकरणों की खोज का श्री भी ओलची को स्पष्ट रूप से उपयुक्त संपूर्ण विभागों में प्राचीन संस्कृति के प्रसार क्षेत्र मध्य पाषाणकाल मानव सभ्यता की अभिव्यक्ति कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान काल के मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूनियों की सहायक नदियाँ चित्तौड़ की बेड़ज नदी घाटी विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे हल्के कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जिस पर अधिक चढ़ काटने लिए और काट देता था। कल से बुनियादी पाषाणों से निर्मित इसमें ब्लेड ग्रेवर ट्रायंगल कैसेंट ट्रैपिक स्क्रैपर पॉइंटर आदि उल्लेखनीय पत्थर से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोवेव लघु पाषाण उपकरण कहते हैं। उत्तर नवपाषाण उपकरण भारत के अन्य भागों की बात राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उद्भव हुआ और अजमेर नागौर सिक्कर जयपुर चित्तौड़ जयपुर आदि स्थानों से कल सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त। राजस्थान के धातु काले ताम्रपाषाण ताम्रपाषाण ताम्रकाल काल धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में भी अनेक स्थानों के ताम्रपाषाण और ताम्रकाल के अवशेष मिले जो कलिंग युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते। राजस्थान के ताम्रकाल में संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर सीकर कालीबंगा हनुमानगढ़ बिलुंड राजसमंद आहा तथा झाडू उदयपुर पिंड पांडले चित्तौड़ कोराड़ा नागौर सावनिया पुगल बीकानेर नंदलाल पुराय किराड़ू चितवाड़ी जयपुर नैलाना जालौर मुड़ा पुष्कर अजमेर दिन कोल मावली सईमाधपुर दिन मला भईपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय लोहकालीन दिन ताम्रकाल से सभ्यता के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरित घटना है और इसने उपकरण की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में लोग भरतपुर जोधपुर जयपुर सुनारी झुंझुनू रेत टोंक आदि स्थानों से लोक संस्कृति के समय के अनेक हथियारों उपकरण मिले हैं। लोगों से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ से होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुर सुनारी से लोहे को गलाने की भटिया तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। खुद लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के घटनाओं की संख्या दी जाती है। लोगों के पश्चात भारत के अन्य भागों की जाति राजस्थान में भी लेते हैं। उनकी मंदिर चंद्रान संस्कृति PGW का उदय हुआ। पेंटेड क्लियर का उदय संस्कृति के अवशेष विराटनगर चित्तौड़ जयपुर सुनारी नो आदि स्थानों में संस्कृति का उदय लगभग 3 बदल उसके पूर्वज के पश्चात भारतीय इतिहास प्राप्त हुआ। सन के इतिहास का ऐतिहासिक आरंभ में राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कालीबंगा सभ्यता प्राचीन सरस्वती दिल्ली घाटी वर्तमान में गंगा नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता की राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता 6000 साल अधिक प्राचीन मानी जाती है। स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली की कारण प्राय यही बन जाए। मंगा का अर्थ होता है चूड़ी और सर्वप्रथम सिक्टू में लागू थे बीके धातु द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन से सभ्यता के पास इसके सामने प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है और वहीं तीसरे चौथे पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन कालीबंगा की सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन उनके अवशेष पतले तथा हल्के तथा उनमें सुंदरता एवं सुंदरता का बर्तनों का रंग लाल है जिन पर काले सफेद रंग की रेखाएं किसी देवी जरा से जुटे खेत के चौक में ऐसा अनुमान के लोग एक ही खेत में लोग लोग आते थे। कालीबंगा से मिलेगा विस्तार से पद्धति की जानकारी मिलती साथ ही बच्चे की जानकारी की कॉन्फिडेंशियल चीजें मिले जिससे व्यक्ति की बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से वक्त खिलौना रेलगाड़ी हवनपुर लकड़ी की नाली गाड़ी में बहुत सारा हड़प्पा सभ्यता में इतने स्थानीय हड़प्पा सभ्यता जयपुर शहर के साथ आहार नदी
के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी आहट धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आएंगे। सभ्यता के लिए जिसे नगरीय सभ्यता जिसे को धूमि यानी मिट्टी का टीला कर सर्वप्रथम व्यक्ति धूमि आक्षिप्त की थी। उसके बाद तथा एक दिशा के लिए निर्देशन में स्वयं कारीगरी सभ्यता की लोग मकान धूप में सूखा गेटों का पत्र को प्रकट हो गया है कि लोग अपनी वस्तु के गहनों आभूषणों के साथ अपना विवरण करें। क्या उदाहरण के समर्थन होगी ग्रहण उत्खनन मिट्टी के बर्तन स्वाभाविक मिले जो आहार की लाल काली मिट्टी के बर्तन में संस्कृति को प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहार को मिश्रण तांबे मिलीमीटर गुना तांबे के हजारों उपकरणों कहते हैं। प्रयोग के कारण भाग उत्खनन से प्राप्त टप्पों से नगर चपर व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है। यूनियन सभ्यता राज्य जिले में स्थित कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहार संस्कृति से जुड़े सभ्यता प्रकाश में जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 2758 में विलायत के ताप और न्यास उत्खनन किया गया। पश्चात 9803 के पूना के डॉक्टर वीएम शिंदे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर प्रॉपर्टी पोषण निर्देशन में उत्खनन किया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले जिनका समय 0000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया। गेहूं के नाम पर मिट्टी के बर्तन में सादे काले पोलीदार घोड़े लाल काले चित्र मिट्टी के खिलौने और पत्थर की गोया तथा हाथी और परिधान विशेष मिले और आहट के कच्चे ईंटों और आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि विनिमय का प्रचुर उपयोग किया गया और बागोर सभ्यता में महिला जिले में स्थित बागोर तथा कोटा नदी तट पर भी अन्य निर्देशन में 70 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राकृतिक से कल्पित सभ्यता के अवशेष का 4000 ईसा पूर्व से माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने के प्रमाण होते हैं अनुमानित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें छेद वाली चीज महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के स्थल लघु पाषाण काल उपकरण प्रमुख केंद्र का गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर लिंग कथा में सिंचाई कालीन नदी एकदम प्रसिद्ध तांबे की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। हमेशा अग्रवाद निर्देशन में उत्खनन से यहाँ की डबुजरी सकुली सभ्यता के अवशेष मिले। गणेश्वर सभ्यता में माता तांबे के ऐसे उत्पन्न मिले जो तांबे की सभ्यता के प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से तांबे के उपकरणों या पात्रों में 99% तांबे है जो कि क्षेत्र में तांबे के प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। यहाँ से मिट्टी के विवरण प्राप्त होने प्रकाश वाली मतमान कहते हैं और जबतन कालीन नीले रंग से उच्चारित गणेश्वर भारत की तांबे सभ्यता की जननी माना जाता है और यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भेजा जाता है। उन्हें मध्यप्राचीन सभ्यता बिनवाल जालू की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका उल्लेख राजस्थान 8 से अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से रोमन अंतेरा सुरापात्र और रोमन सुराई मिली जो इसकी विदेशी व्यापक के अन्यों ने पुष्टि करता बिनवाल को प्राचीन शिवालय से ऐतिहासिक मिले। यहाँ से समृद्ध लोह उद्योग की साक्ष्य प्राप्त और प्राचीन मत्स्य जनपद में से विराट जयपुर को विजय की पहाड़ियों की डूंगने महादेव जी की पहाड़ी डूंगरी में हड़प्पा सभ्यता हो मोर शहर के अवशेष प्राप्त हुए। धनम सानी नीलगढ़ बनर्जी किला श्रीनाथ श्री जैसे उद्यानों के उत्खनन से जुड़े हुए। विराट एक बहु मंदिर अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। विराट के समीप अशोक का बावड़ी लगभग अशोक के बौद्ध धर्म या देवों का सबसे बड़ा भक्त हनुमान में बालातर उदयपुर में देश के निर्देशन में हुए उत्खनन में ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्रकाश मयूर सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता से होने प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हम रंगपुरा में हनुमानगढ़ उज्जैन भीलवाड़ा व नगरी चित्तौड़ मोरा भरार गंगानगर तिलवाड़ा बाड़मेर जयपुर जयपुर सुनाई नगर आदि टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान गुजरात हड़प्पा सभ्यता के पता नहीं चलता। वज्रपुर के आसपास के बाद भारतीय इतिहास की सभ्यता का समय क्या था। भारत जानने को प्रमुख 4 देश देखिए साम देते हुए जिसमें इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष मिलता खाना से नया और महाकाल काव्य काल में राजस्थान ने आर्यों की अनेक बस्तियों में उल्लेख मिले और रामायण से ज्ञात होता है कि रावण युद्ध के समय से दक्षिण राजस्थान ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने सुरक्षित होने के लिए पीछा हुआ अपना क्यों फेंका था और जिससे यह समुद्र के स्थान पर मौसम हो गए। आज विज्ञानी में इस कथा को स्वीकार किया जा सकता है तो रामायण भूभाग से परिचित है यह तो प्रमाणित हो गए। जाता है कि महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान में लांगल प्रदेश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था। दिनेश राज्य था। कहा जाता है कि बानों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष में विदर्भ मत्स्य क्षेत्र में शासन विराट के दरबार में स्थित कर महावती विराट अपनी सेना से पानी की ओर लेता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास के भारतीय महाभारत के युद्ध की पश्चात समाप्त हो गई समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में था क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातत्व उसमें लिखित स्रोत प्राप्त नहीं होते किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ के इतिहास का संबंध पहले ही
विषय को अधिक स्पष्ट भावनिक जानकारी मिलने लगती है और बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6वीं शताब्दी से पूर्व भारतीय राजनीति में रंगमंच की डिक्लाइन विशेष रूप से कैदिकी प्रथम जनपद का उदय द्वितीय साम्राज्य विस्तार के जनपदों के मध्य संघर्ष राजस्थान के जनपद आर्य को विस्तार के अंतर्गत उनके विशेष भारतीय राजस्थान में सैनिक जनपदों का उदय और विकास हुआ पतन हुआ बौद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद की स्थिति प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों को उल्लेख मिलता है। इनमें से मत्स्य जनपद राजस्थान में स्थित राजस्थान के अनेक भागों को शिवसेना अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ क्षेत्र शिव जनपद फैलाता था। 327 ईस्वी पूर्व सिकंदर के आक्रमण के कारण के लिए पश्चिमोत्तर सीमा में कुल कबीले मालव अर्जुन और राजस्थान में आक्रमण थे और ये मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वथा लिखित में हुआ और इस प्रकार प्राचीनतम प्रतीक शत्रु धर्म और घोषित के स्टेशन में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों की दक्षिण इस कविता चमकी पहाड़ियों तक और पश्चिम पंजाब की जंगलों तक था और इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर अगली भरतपुर संगीत और महाभारत का मत्स्य जनपद का शासक विराट किलोमीटर दूर विराट नगर विराट विशाखा मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट के पुत्र रुद्रा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ का पुत्र कालांतर पाली के राज्य का भारत काल के दशक मत्स्य जनपद के इतिहास की उन्नति जानकारी नहीं मिलती। गुप्ता शर्मा का मत महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए थे और इस शक्तिशाली जनपदों की दुर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य जनपद शक्तिशाली हो गया और उसमें शक्तिशाली और राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। निकट आधुनिक कलर के कुछ भागों में चालू जाती रहती थी और इस पर सीमा को लेकर इन दोनों टाइम संघर्ष करता था। चालू की बात कहती जनपद भी मत्स्य जनपद कई पड़ोसी दो पड़ोसी राजनीतिक जनपद में भी संघर्ष चलता रहा और अवसर चेदी राज्य में पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य जनपद आक्रमण कर मत्स्य जनपद अनुमान है कि जनपद अधिक समय तक जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को विजित सम्राट शामगढ़ मौर्य मत्स्य जनपद मौर्य राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर विराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष तथ्य की पुष्टि करते राजपूतों की उत्पत्ति इसके बाद भारत की राजनीति एकता जो गुप्तों के साथ स्थापित हो गई थी पुनः साउथ होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्ष रहते हैं। जो नए राजवंश उभरे हुए राजपूत राजवंशों का मत स्पष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास है राजपूत राजवंश इतिहास इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। और इस प्रसिद्ध इतिहास स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में मुसलमानों के आधिपत्य पर इतने पहुंच हो गई कि 7वीं शताब्दी के मध्य में 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक समय को राजपूत युग कहा जा सकता था। उनको दिया प्रश्न भूल जाने ने शिक्षा में अनेक मत प्रतिपादित किए जो पूरी तरह समय को प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र कालिदास के उभारने पर हर्षचरित कादम्बरी में शब्द का प्रयोग किया गया। इंसान के समय आया था और राजाओं को कई क्षत्रियों कई राजपूत के द्वारा सजाया गया। यह मत हो कि यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था और आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मतों उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। वैदिक आर्यों की संतान लोगों को पुरुषों से विविध राजपूतों की भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण और राजधानी और इनकी संतान मानते उनकी संतान से राजपूत राज्य क्षत्रिय अन्य अशुद्ध की पूजा करते प्राचीन आर्यों की भांति और यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास है। उनमें सुडोल शारीरिक गठन लंबी नाक और लंबे से भी प्रमाणित होता है कि वह आर्यों की संतान देखने गुण से उत्पन्न चंद्रवादा आदमी के शासक पृथ्वी तृतीय का दरबारी वृत्तांत अपने सुप्रसिद्ध सोना तृतीय पुत्र से बताया। उसमें लिखा है आबू बोले तो निवास करने वाले विषय गौतम से अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे और उनके पूजा वगैरह करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास है। उनके सुडोल शारीरिक गठन लंबी नाक और लंबे से में भी प्रमाणित होता है कि आर्यों की संतान है उत्पन्न चंद्रवादा हजमे के तृतीय का दरबारी विद्वान और अपने सुप्रसिद्ध राजपूत गुण बताई गई। उसमें लिखा है कि आबू पर निवास करने वाले विषय गौतम अगस्त्य अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठानों में राक्षस जो है वो मांस वगैरह हड्डियों में मूत्र कर देते थे। वरिष्ठ उन्होंने इससे निपटते हैं दुनिया में कौन से 3 वेद उत्पन्न की जो परमाशाली को प्रतिहार कहला चंद्र तीन की रक्षा करने में आशीर्वाद से धूत वरिष्ठ ने चौथा वेद उत्पन्न की जो प्रथम 3 ज्यादा जिसका नाम चौहान रखा गया।
चौहान रखा गया। देन चंद्र बधाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वर्षेश्वर अग्निहोत्र यज्ञ कुंड से की गई। मिलते अगले सेशन में। जय हिंद।